वेलकम टू लेक्चर 2 फैक्ट्री ओवरहेड। देखो ओवरहेड है तो आपको पता है ओवरहेड हमेशा एक रेट हम डिसाइड कर लेते हैं। ओवरहेड चैप्टर में आपने पढ़ा है, यानी ये सब ओवरहेड बता रहा हूँ, यानी फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, ये तीनों के लिए बता रहा हूँ मैं। ओवरहेड हमेशा एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब मतलब देखो हम एक रेट डिसाइड कर लेते हैं। मेरा लास्ट मंथ का प्रोडक्शन जो वर्किंग आवर था वो था 10,000 आवर्स, ये हमेशा एक्चुअल लिया जाता है। ओके एंड इसके बेसिस पे मेरा खर्चा जो आया था दैट वाज 1,00,000 रुपीज़। कॉस्ट मेरी कितनी आई थी उस वक्त एक्चुअल कॉस्ट आई थी मेरी इतनी। देयरफॉर मैंने एक सप्लीमेंट्री रेट फॉलो कर लिया था इसके बेसिस पे, एंड दैट रेट इज़ कॉल्ड रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन रेट। वो रेट मेरा क्या निकला, 10 डिवाइड कर दो तो मेरा 10 रुपये आ गया। अब मैं जब भी मुझे खर्चा डिसाइड करना होगा, आई विल मेक इट माई स्टैंडर्ड एंड आई विल यूज़ दिस लेटर। तो आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, तो स्टैंडर्ड खर्चा जो होता है वो एक्चुअल बेस्ड होता है। वाई? क्योंकि किसी समय में वो एक्चुअल के बेसिस पे हमने यूज़ करा होगा और उसको बेस मान के हमने रेट डिसाइड कर लिया होगा। तो स्टैंडर्ड खर्चे जो हमेशा एक्चुअल बेस्ड क्यों होते हैं, बिकॉज कभी वो एक्चुअल रहे होंगे और उसको हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया, एक बेंचमार्क मान लिया एंड उसके बेसिस पे हमने रेट निकाल लिया। तो दीज रेट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री रेट्स या एब्जॉर्प्शन रेट। एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस रेट को यूज़ करते हैं। कितना हमारा प्रोडक्शन में जाएगा, कितना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, कितना सेलिंग में जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब ये तो लास्ट मंथ का था। लास्ट मंथ फॉर्म्स दी बेस। अब बेस किसी को भी मान सकते हैं हम, लेकिन बेस के बेसिस पे एक रेट निकालते हैं। अब आया है करंट मंथ में मेरा फिर से आवर्स हमेशा मेरे 8,000 इस बार लगे हैं। रेट मैंने जो यूज़ करा है वो रिकवरी रेट यूज़ करा है। तो अकॉर्डिंग टू मी खर्चा होना चाहिए था। स्टैंडर्ड मतलब होना चाहिए था। स्टैंडर्ड हमेशा अपने आप एडजस्ट हो जाता है क्योंकि एक्चुअल बेस्ड होता है। दिस इज़ एक्चुअल बेस्ड। तो एक्चुअल के बेसिस पे ये एक्चुअल के बेसिस पे निकला है और एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दिस मस्ट बी माई कॉस्ट, बट इतनी रिकवरी मेरी होनी चाहिए, ये बोलना चाह रहा है रेट। दिस मस्ट बी माई रिकवरी, मस्ट बी माई कॉस्ट रिकवरी, ये इतना बोल रहा है। बट बाय चांस खर्चा कितना हो गया, ड्यू टू एनी रीज़न खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, तो मेरा खर्चा हो गया 1,00,000। यू वॉन्ट टू जस्ट एनालाइज दिस सिचुएशन। आपके इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड में ऊपर वाला केस है ही नहीं। तो जो भी पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, दिस इज़ योर प्रेजेंट सिनारियो। वो 10 आया कहाँ से, दैट यू आर लीस्ट कंसर्न। बट मैंने बेसिक बता दिया आपको कि देखो ऊपर एक पिक्चर थी, ऐसा ओवरहेड वगैरह में हम करते थे। तो आपको एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है 1,00,000 रुपीज़, एंड आपने स्टैंडर्ड कितना सेट किया था। स्टैंडर्ड को मैं डबल साइडेड एरो से डिसाइड वो कर रहा हूँ, दैट स्टैंडर्ड रिकवरी वाज 80,000। तो कैन यू से दैट यू हैव अंडर रिकवर्ड। आपकी रिकवरी होनी चाहिए थी बट हुई नहीं, तो दिस इज़ अंडर रिकवरी। जितना कॉस्ट आपकी रिकवर होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो गई, तो आपकी अंडर रिकवरी हो गई। ऐसे ही आपका अगर खर्चा एक्चुअली में 70,000 हो गया एक्चुअल, एंड रिकवरी आपके हिसाब से 80,000 होनी चाहिए थी, तो यू हैव ओवर रिकवरी। मतलब आपने अपने हिसाब से ज़्यादा मान लिया था बट रिकवरी कुछ ज़्यादा ही हो गई। तो दिस इज़ अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। नाउ वी हैव टू प्रेजेंट दिस सिचुएशन इन ओवरहेड्स। तो कोई भी ओवरहेड बना रहे हैं, मैं यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले इनकर करेंगे, CLCA से खर्चा पे करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड इनकर्ड, पेड और एक्चुअल, राइट। ये हमने डबल साइडेड एरो से दिखाया था एक्चुअल। बट इसके बाद फिर एब्जॉर्ब कहाँ होगा, ये WIP में जाके एब्जॉर्ब होगा। तो अब WIP में एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसको बोलते हैं चार्ज्ड, एब्जॉर्ब्ड, अप्लाइड, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। इसके बाद मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो आएगा, तो SLCA, ये मेरा कौन सा था, इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा इसके बारे में बता दूँ, एब्जॉर्ब के बारे में कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट रहता है। इट विल गिव यू द रेट 16.67% एब्जॉर्ब्ड ऑफ व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। ये कॉस्ट शीट के फंडाज हैं, इसका रीज़न आपको कॉस्ट शीट में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। अदरवाइज इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट, दे हैव गिवन यू द रेट, रिकवरी रेट, बट दे हैवंट टोल्ड यू किसका, तो डायरेक्ट वेजेस का लेना है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो वर्क्स कॉस्ट का। अच्छा वर्क्स कॉस्ट यहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपको ये क्वेश्चन में दी होगी, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, एक्चुअल तो हमेशा दिया होगा,
एब्जॉर्ब किस बेसिस पे होगा वो रेट दे सकता है, राइट। सेलिंग ओवरहेड आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट WIP जो हम निकालते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो फिनिश स्टॉक जो आता है वो फिनिश स्टॉक को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। इसको हम यहाँ यूज़ में बात कर रहे हैं, यूनिट्स में बात कर रहे हैं, कॉस्ट शीट अमाउंट भी बताती है यूनिट के साथ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वहाँ पे निकलता है, हमें उसका वो लेना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होने के बाद जो आता है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो ये आ गया WIP एंड इसके बाद जो मेरी रिकवरी आएगी। अच्छा, ये सिंगल साइडेड था, ये डबल साइडेड है। हमें इन दोनों को कंपेयर ना करके वी हैव टू कंपेयर द होल अकाउंट नाउ एंड उसके बाद ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी होगी। तो इधर आता है तो दैट इज़ योर ओवर रिकवरी एंड इधर आता है तो इट इज़ योर अंडर रिकवरी। दोनों में से एक ही आएगा, जस्ट लाइक आपका P&L में जो नेट प्रॉफिट आता है, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, तो अंडर रिकवरी। ओके, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नाउ WIP तो आपका बन ही गया है, ये एब्जॉर्ब्ड इधर आ गया है, एब्जॉर्ब्ड इधर आया तो एक्चुअल कहाँ गया होगा, एक्चुअल CLCA में गया होगा। ओके, ये ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड समझना बहुत इजी है, इनकर करा CLCA से, इनडायरेक्ट मटेरियल आया होगा जस्ट उसकी तरह। ये ट्रांसफ़र कहाँ, एब्जॉर्ब कहाँ हो जाना है, फिनिश स्टॉक में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिनिश स्टॉक में एब्जॉर्ब होता है। फैक्ट्री ओवरहेड आपका WIP में एब्जॉर्ब होता है। इसकी तरह से अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आ जाएगी। फिर फिनिश स्टॉक में आप बोलेंगे कि WIP से ट्रांसफ़र आया, मेरा WIP फिनिश स्टॉक में ट्रांसफ़र हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड हुआ है। जैसे कि WIP में फैक्ट्री ओवरहेड गया था, चौथा आइटम, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आया एंड ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगेन इनकर होगा पहले CLCA से, एब्जॉर्ब होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, SLCA से इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। सेम ये ट्रांसफ़र होगा, पहले ट्रांसफ़र होकर आएगा फिनिश स्टॉक से सेलिंग ओवरहेड एंड ये CPL में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कॉस्टिंग P&L एंड CLCA देखते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग होगा, इसका क्लोजिंग होगा, क्योंकि लेजर अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ऐसे ही ये जो डायरेक्ट परचेज मैंने दिखाया था तब आपको, ऐसे ही वेजेस पे करे थे। तो ये सब कौन से खर्चे होते हैं इसके, CLCA में हमेशा इनकर्ड आता है, इनकर्ड, पेड वर्ड, ये देखो ये सब पेड है। तो अगर तुम ये देखो कि इनकर्ड कहाँ गया, तो इनकर्ड हमेशा गया है CLCA में, ये देखो इनकर्ड हमेशा CLCA में गया है। बट एब्जॉर्ब्ड कहाँ गया है, वो हमेशा अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में गया है। तो एब्जॉर्ब्ड हमेशा अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में गया है, ये देखो दिस वाज एब्जॉर्ब्ड। तो अंडर कभी ये याद ना हो कि इनकर्ड किधर जाना है, वैसे पोस्टिंग ही है जस्ट, बट ये सिर्फ इंडिविजुअल CLCA बनाना हो तो इधर इनकर आता है, राइट। इसके बाद ये प्रॉफिट जो है CPL का इधर ट्रांसफ़र होने के बाद आता है। मतलब मैंने पहले CPL बताना था आपको, बट मैं ये बता रहा हूँ अल्टीमेटली ये मैच हो जाएगा। तो पहले मैं CPL बता देता हूँ जिससे कि लास्ट 2 एंट्रीज में समझा सकूँ। देखो कॉस्ट ऑफ सेल से ट्रांसफ़र आया था, लास्ट ट्रांसफ़र किधर से था, जैसे कि WIP फिनिश स्टॉक में ट्रांसफ़र था, फिनिश स्टॉक आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, आपका CPL में। ऐसे ही आपके ये जो है दीज ऑल वर अंडर रिकवरी, दीज ऑल वर ओवर रिकवरी, जस्ट क्रॉस पोस्टिंग है। उसके बाद आप सेल्स कर देंगे CLCA से। एंट्री सेल्स की क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे CLCA एंड इसको दिखाएंगे हम CPL के नाम से, राइट। तो यहाँ CLCA आ गया एंड यहाँ पे सेल्स आ गया, राइट। इसके बाद मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को मैं या तो लॉस है तो उसको CLCA में ट्रांसफ़र कर दूंगा एंड वो चीज़ इधर आ जाएगी CPL के नाम से एंड इट विल ऑलवेज बैलेंस आउट। तो अगर आप बैलेंस हो रहा है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। दिस वाज योर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। इसकी एंट्री पोस्टिंग बहुत ईजी होती है, बट ये 13वां अकाउंट जो मैंने पेंडिंग रखा था वो मैं भी बताता हूँ। 13वां अकाउंट कुछ नहीं है, जस्ट ये जो है आपका दिस थिंग, इसको अगर आप अलग करके एक अलग अकाउंट में डील करो, जैसे कि आप अपना अकाउंट्स में आप जब वो पढ़ते हैं हायर परचेज तो उसमें एडजस्टमेंट अकाउंट्स बनते हैं, तो उसको सेपरेट आप
उसके मेथड्स होते हैं कि आप डायरेक्ट P&L में भी डील कर सकते हैं और यहाँ भी डील कर सकते हैं अलग अकाउंट में, तो वी कैन डील इट इन अदर अकाउंट। एंड फिर बैलेंस जो है वो आपका CPL, ऑफ कोर्स CPL में तो उसे आना ही पड़ेगा। तो ये जो बॉक्स है इसकी जगह पे CPL आ जाए, मतलब ये ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा वो, क्योंकि वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। तो 13th अकाउंट मैंने बोला था वो CPL का ऑल्टरनेटिव होता है, तो वो ऑप्शनल है, मतलब आप बनाना चाहें तो ये डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। जनरल एंट्री जस्ट कन्वर्ट दी अकाउंट्स इनटू एंट्री, जो मैंने एक्चुअली में यहाँ पे टीचर अलग से पहले एंट्री से समझाना शुरू करता है। मैंने अकाउंट से आपको बेसिक समझाएं, तो एंट्री तो बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ इशू करना है WIP में, तो व्हाट विल बी द एंट्री? स्टोर्स गया तो स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, लेजर लगेगा ऑफ कोर्स वर्ड, क्योंकि वो रियल अकाउंट है, तो क्योंकि एसेट है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। एंड कहाँ गया है? WIP में, देयरफॉर WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, तो दिस विल बी द एंट्री, राइट। तो वो एंट्री जो है वो आपको पता है, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, तो वो वाली एंट्री है। ऐसी कोई आपको बोले डेटा कलेक्शन की एंट्री तो होगी ही नहीं यहाँ पे, बट इंटीग्रेटेड में बोले तो होगी। यही एंट्री आपको कोई बोले कि इंटीग्रेटेड में क्या होगी, तो यही होगी। बट इंटीग्रेटेड में कोई बोले आपको कि डेटर्स से डेटर्स को कुछ आपने सेल करा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? दैट विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इंटीग्रेटेड में। बट यहाँ पे वो डेटर्स नाम से ना होके, तो यहाँ पे CLCA एंड CPL इस नाम से होगी नॉन इंटीग्रेटेड में। तो बहुत ही ईजी होता है। ऐसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड विल बी डन विद दिस सेकंड लेक्चर, एंड थर्ड लेक्चर में विल देन डू द क्वेश्चंस ओनली। भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको मटेरियल परचेज, सबसे पहले अकाउंट्स बनाते हैं। सी को अकाउंट्स बनाने का फ्लो SLCA, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये अकाउंट्स हैं, आपको पता है ओपनिंग क्लोजिंग किस में होगा, जिसमें दिया है उसमें ही करना, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। मटीरियल परचेज्ड, देयरफॉर वी हैव परचेज CLCA। इसमें दिया है कि क्रेडिट पे परचेज़ किया है, क्रेडिट पे करो या फिर कैश पे करो, क्योंकि हम नॉन इंटीग्रेटेड यूज़ कर रहे हैं तो सबको CLCA से ही पुट करेंगे। देयरफॉर इन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड इट डज़ नॉट मैटर, इंटीग्रेटेड में इट विल मैटर डेफिनेटली, बिकॉज वो क्रेडिटर के नाम से आएगा 6,000 रुपये एंड कैश के नाम से आएगा 4 लाख रुपये। बट यहाँ पे पूरा 406 हमारा किसके नाम से आना है? इट विल बी विद द नेम ऑफ CLCA। CLCA में डबल एंट्री साथ साथ करते हैं, बट अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन से डायरेक्ट मटेरियल गया होगा, देयरफॉर ये WIP में गया डायरेक्ट मटेरियल कितना? 4 लाख रुपए। ओके, इतना पोस्ट कर देता है जिससे कि डबल एंट्री छूट ना जाए। नीचे जाते हैं कॉस्ट ऑफ ना CLCA में, यहाँ पे हमने कितना? 4,06,000। रिमेंबर यहाँ पे हमेशा पेड आते हैं और इनकर्ड आते हैं, तो यही सब आएंगे। एब्जॉर्ब्ड कहाँ जाएंगे? रिस्पेक्टिव अकाउंट में। ये तो खैर SLCA था, जब ओवरहेड्स में आएंगे हम टॉकिंग। मटेरियल इशू टू वर्क्स एंड रिपेयर्स, देयरफॉर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। इनडायरेक्ट मटेरियल वहाँ जाता है। वर्क्स रिपेयर लिखा है, देयरफॉर 5,000। डबल एंट्री साथ साथ करते चलना प्लीज़, अदरवाइज बाद में ढूंढते रह जाओगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स इररिलेवेंट है, एंड ये नोट मैंने लिखवाया था आपको, इट इज़ इररिलेवेंट इन नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में ये एंट्री आएगी आपकी क्रेडिटर्स टू कैश। वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट में जाएंगे तो पेड मतलब इनकर्ड, देयरफॉर CLCA। कितना पे हुआ है मेरा? 4,44,000। बट इसमें से डायरेक्ट कितना था, इनडायरेक्ट कहाँ था, वो उसने हिंट दे दिया ब्रैकेट में। देयरफॉर डायरेक्ट जाएगा WIP में एंड इनडायरेक्ट मेरा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, क्योंकि लेबर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट वाला। देयरफॉर 4,000 वॉज टू दीज पीपल, देयरफॉर 240 यहाँ पे जाएगा। मेरे ख्याल से अकाउंट भी साथ साथ ही क्लोज हो गया है। इसकी डबल पोस्टिंग करते हैं CLCA में, एंड यहाँ पे आ जाएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, हाउ मच? 240। एंड CLCA में इनकर करा है
तो वो 244 पूरा आएगा। देयरफॉर वेजेस कंट्रोल अकाउंट 244 पूरा। ओके, आफ्टर दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड। ये तो अकाउंट बहुत इजी होता है। इनकर कराया कितना, टू CLCA 1000 ओनली, एंड इसको साथ साथ कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाना ही WIP में, कहीं और जाता ही नहीं है। इसके नीचे मैंने बताया था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कट करके लिखवाए थे, तो फिर साथ के साथ क्लोज हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं WIP में टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट। हाउ मच, 1000। डिड आई राइट WIP, सॉरी, प्रोडक्शन ओवरहेड पेड। प्रोडक्शन ओवरहेड मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड, therefore paid means CLCA। फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे हाउ मच, 154। आपको पता है इनकर्ड कहाँ जाता है CLCA में, इधर। एब्जॉर्ब्ड कहाँ जाएंगे, रिस्पेक्टिव अकाउंट में, therefore फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन 66.6667 ऑफ डायरेक्ट वेजेस। आई टोल्ड यू, इफ़ दे हैवंट टोल्ड यू डायरेक्ट वेजेस, तो हमें पता है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो हमेशा चार्ज एब्जॉर्ब होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, बट जाते कहाँ पे हमेशा, एब्जॉर्ब कहाँ होता है, WIP में। therefore it will be 160। WIP स्टॉक एट द एंड। अच्छा, इसकी डबल पोस्टिंग मैं कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे लेजर कंट्रोल अकाउंट पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, बट आप समझ जाना। WIP का क्लोजिंग, therefore CD इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होती है बिकॉज दिस इज एक्स्ट्रा स्टॉक इवेंट होता है एक। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पेड मीन्स इनकर्ड टू CLCA हाउ मच, 239,200। डबल एंट्री इसकी पेंडिंग है। अप्लाइड 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। मैंने बोला था वर्क्स कॉस्ट वो हमेशा आपको, उसने 30% भी डायरेक्ट ही बताया, 240 डायरेक्ट बता दिया। therefore बाय, ये एब्जॉर्ब कहाँ होता है, ये फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में एब्जॉर्ब होता है, दैट इज़ 240। अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, बिकॉज यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ आएगा तो आएगा, अदरवाइज हम इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अभी मेरे कुछ डबल एंट्री पेंडिंग है, आई थिंक ये CLCA की अकाउंट, यस, हियर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड control account, it is 239,200, and the other one should go here to administration overhead, absorbed respective account में आता है, therefore 240। good, and now it is selling an distribution overhead। ये कितना incur हुआ है, therefore CLCA how much incurred, 89,600। how much is absorbed, it is given 8% of cost of goods sold। ना cost of goods sold means मैंने बताया था, देखो इसने बोल दिया cost of goods sold और बताया नहीं cost of goods sold है, ऐसे ही वर्क्स कॉस्ट कभी कभी नहीं बोलेगा। तो इसके लिए पहले मैं डबल पोस्टिंग कर दूँ, एंड देन आई बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 89,600। देखो ये चीज़ मैंने बताई थी कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। तो ये क्वेश्चन में कभी ना दिया हो। ऐसे वर्क्स कॉस्ट आपकी कौन सी होती है, जो WIP यहाँ पे निकलती है, उसका फाइनल बैलेंस जो आपका कहाँ ट्रांसफ़र होता है, फिनिश स्टॉक कंट्रोल लेजर अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ये वाला बैलेंस, ठीक है, जो ट्रांसफ़र वर्ड है वो वाला फाइनल बैलेंस। ऐसे ही सेलिंग ओवरहेड कभी ना दिया हो क्वेश्चन में, तो इट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होने के बाद जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला अमाउंट आता है, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र होता है, नॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस, जो ट्रांसफ़र होता है, मींस फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से जो ट्रांसफ़र होता है टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज़ योर फाइनल बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो निकालने के लिए पहले मुझे अकाउंट्स तो क्लोज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अकाउंट्स क्लोज तो है नहीं। देखते हैं आगे। अभी फिनिश स्टॉक एट द एंड, फिनिश स्टॉक एट द एंड मीन्स दिस वन, इट इज़ 40,000। लास्ट पॉइंट है 16th पॉइंट आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो इररेलेवेंट है, बट 15th पॉइंट बोल रहा है कि सेल्स आपकी जो है 10% होंगी ऑफ सेल्स। तो 10% ऑफ सेल्स मीन्स 1/9 ऑफ कॉस्ट
यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो पहले मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स तो पता हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स पता होने के लिए मुझे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता हो कि उसका अकाउंट मैंने बैलेंस करना है। तो अब अकाउंट बैलेंस करते चलते हैं, जो हो गया वो हो गया बस। देयरफॉर बाय सी डी ये कितना बचेगा, 4, 6 और 5, 1000 रुपये बचेगा ये क्लोजिंग से। अकाउंट क्लोज्ड, ये पहले ही हो गए थे दोनों। इधर से अकाउंट क्लोज करते हैं 549। दिस इज़ अंडर रिकवरी बाय CPL 3000 रुपीज़। इस अकाउंट में क्लोज करते हैं 4 लाख 240 640 7 लाख 8 लाख 8 लाख 10,000 8 lakh 1,000 this must be 8 lakhs. It will transfer to finished stock ledger control account. Closed, very good. इसको बैलेंस साथ साथ कर दे कि इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ है नहीं, तो दिस मस्ट बी ओवर रिकवरी, राइट। तो CPL में 800 रुपये ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी हमेशा बैलेंसिंग फिगर आएगा। यहाँ पे मेरा 8 लाख रुपीज़, तो ट्रांसफ़र WIP से कितना आया, 8 lakhs। ओके, इसको 8,240, therefore it must transfer to cost of sales 10 lakhs। therefore इसका बैलेंस, दिस इज़ ट्रांसफर ना, सो दिस इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली। अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ है, वो तो अपने अकाउंट में होगा ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बोल सकते इसे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र किया है, दिस इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 10 लाख है तो इन्होंने बोला था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 8% दैट इज़ 80,000 मस्ट बी योर एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगा। तो देयरफॉर बाय CPL 9600 आपका क्या हो गया। इसको निकाला कैसे मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 10 लाख निकला था, ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट इनटू 8% क्वेश्चन ने बोला था। तो यहाँ पे आएगा आपका सेलिंग ओवरहेड 80,000 ट्रांसफ़र टू फ्रॉम फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 10 लाख। देयरफॉर इट विल बी ट्रांसफ़र टू CPL कितना, 10 लाख 80,000, राइट। दिस इज़ नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस जो ट्रांसफ़र करा है। इसमें मुझे 1/9 प्रॉफिट ऐड करना है। तो 1/9 प्रॉफिट ऐड करने के लिए मुझे 1080 इंटू 1/9, दिस इज़ योर 1,20,000। देयरफॉर टोटल सेल्स कितनी आएगी, तो प्रॉफिट है तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो इट विल बी 12 lakhs। देयरफॉर हमने सेल्स करी, इसका बैलेंस जो है वो CPL का इधर आ जाएगा एंड इट मस्ट मैच। तो पहले अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी रखते हैं। सबसे पहले मेरा जो अंडर रिकवरी आया तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आया था 3,000। इसके बाद मेरा ओवर रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आया था 3,000 एज फार एज आई रिमेंबर, एंड देन इट केम इन सेलिंग ओवरहेड 9,600। सो इफ़ वी बैलेंस, अच्छा इसमें CPL में और भी चीज़ें आई थी, लेट्स सी CPL की कौन कौन सी एंट्रीज बची हैं। यस, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से ट्रांसफ़र इट इज़ 1080। तो इसको बैलेंस आउट करेंगे तो इट विल बी माय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र, जब लग रहा है कि प्रॉफिट ही आएगा। Therefore this was 108,200, and if I go here 108,200, so यहाँ पे I have figured out कि मैंने एक एंट्री नहीं डाली थी, डबल पोस्टिंग थी जस्ट वो, दैट वाज डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट 1000 जो कि हमने पे करे थे, तो इनकर्ड है तो इधर आना चाहिए। अच्छा, ये बैलेंस इस बार नहीं करेगा बिकॉज हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, अदरवाइज ओपनिंग क्लोजिंग अगर दे रखा होता तो वो बैलेंस हो जाता है, ये अकाउंट would have balanced. So since we do not have the balance BD or CD here, so we cannot say कि ये balance होगा, therefore I have to leave it with balance CD, and this comes out as 42,000, and this is something that I've solved already. So this was one entry that was left, double posting की ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, but
डबल पोस्टिंग की वो थी। अदरवाइज दिस इज़ हाउ यू सॉल्व योर क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये बहुत ईजी है। एंड फ्लो का हमें बस याद रखना है कि रटना नहीं है। वी नीड टू पुट आवर माइंड सो दैट हमें कुछ चीज़ बर्डन ना करे। इतनी सारी चीज़ें होती है, अगर इस मैकेनिकल में फंस गए और डबल एंट्री के चक्कर में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो यू नीड टू नो कहाँ लेजर अकाउंट आना है। ये सब चीज़ें जो है मैंने अपनी एक्स्ट्रा बताई हैं आपको, जो टीचर्स नहीं डिस्कस करते, बट सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारा क्वेश्चन ना छूट जाए। सो यू नीड टू नो कि कहाँ लेजर कंट्रोल अकाउंट आएगा, किसका ओपनिंग होगा, किसका क्लोजिंग होगा। कंट्रोल लेजर अकाउंट था तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग होना बाकी है, बट वो बैलेंस नहीं हो पाएगा कि ओपनिंग क्लोजिंग दे नहीं रखा है। सो आई नीड टू एंड इट विद द क्लोजिंग अकाउंट। आफ्टर ऑल कि वो रियल अकाउंट है तो उसको मैं बैलेंस नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है। बैलेंस में तब बोलता जब उसका क्लोजिंग दिया हुआ होता और CPL से बैलेंस आता तो वो बैलेंस हो जाता, बट ओपनिंग क्लोजिंग तो उसका एग्जिस्ट करना ही चाहिए ना। देयरफॉर वो नेक्स्ट ईयर का या फिर नेक्स्ट पीरियड का जो भी है, इट विल बिकम दी ओपनिंग। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो टाइम की कमी के कारण मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ। पुराना मेरा अकाउंट भी डिलीट हो गया था, तो वो इतने सारे सब्सक्राइबर्स थे। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ फॉर यू। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो प्लीज़ इन्जॉय स्टडिंग विद मी। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं CA शिवांश शर्मा। ये जो आपकी बुक है, क्वेश्चन है इसके जो मैं हम सॉल्व करेंगे, दैट आई अपलोड। पिक्चर्स होंगी, ये जस्ट एक फ़ोटो खींची हुई होगी, इसको PDF में कन्वर्ट है, वो मैं यहाँ पे या फिर मेरी वेबसाइट है shivansharma.in। ओके, मेरी वेबसाइट से आपका फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, तो आई अपलोड इट देयर एज वेल। कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ राइट इट टू मी। मेरी वेबसाइट पे एक कॉलम है जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट ट्वीट टू मी। ओके, थैंक यू, बाय।